नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों के सानिध्य से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। आने वाला हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो कि सिर्फ एक प्रतिमा ही नहीं, एक दृढ़ संकल्प, एक विश्वास, एकता और अखंडता का प्रतीक है। और वो एकता नगर गुजरात में स्थित है और इस प्रतिमा की ऊंचाई है 182 मीटर और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कार, प्राइवेट बस या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस या ट्रेन से आ सकते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के हम रोड डिस्टेंसेस के बारे में पहले जान लेते हैं। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की दूरी है 196 किलोमीटर की, 3.5 घंटे लग जाते हैं करीबन। और अहमदाबाद एयरपोर्ट से 205 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे 50 मिनट से लेकर 4 घंटे तक आपको लग सकते हैं। जब बात करते हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन की, तो वो यहां से दूर है 91 किलोमीटर, करीबन 2 घंटे लग जाएंगे। और बड़ौदा एयरपोर्ट 95 किलोमीटर है, समय उतना ही लगेगा, 2 घंटे के करीब। और यहाँ एकता नगर रेलवे स्टेशन भी है। जो जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई ट्रेन के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पॉज कीजिए और इस सूची को ध्यान से देखिए। आप प्राइवेट व्हीकल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नहीं लेके जा सकते, तो हमारी कार का पार्किंग पुलिस वालों ने एकता नगर रेलवे स्टेशन के सामने वाले पार्किंग में करवाया, वरना मेन पार्किंग जो है वो श्रेष्ठ भारत भवन पर ही है। अगर आप एकता नगर आते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, तो आपको गाड़ी का पार्किंग इस विशाल पार्किंग के अंदर करना होगा। काफी बड़ा पार्किंग है और यहाँ से आपको चल के जाना होगा 100 मीटर और वहां से आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक बस। और अलग अलग पॉइंट पे आपको जो भी पॉइंट्स देखने हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जू है और काफी सारी पॉइंट्स हैं जहां पे आप जाके अपना पूरा दिन गुजार सकते हैं, तो बसेस वहां से मिलेंगी। तो हम लग चुके हैं लाइन में, बस में जाएंगे अब। यहाँ से एक के बाद एक यहाँ पे शटल आती रहती है और आपको इस तरह से लाइन में खड़ा रहना होता है। ये पैसेंजर पूरे भर जाते हैं तो दूसरी बस इमीडिएटली आ जाती है और फ्लो इस तरह से चालू रहता है। बस के अंदर एक गाइड रहता है। मेरे साथ हैं यहाँ पे विशाल जी और हमें कुछ बताने वाले हैं इस बस सर्विस के बारे में। विशाल जी बताइए, बस सर्विस कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? बस सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है और रात को 10 बजे तक बस चलती है। अगर आपको कहीं पे भी विजिट करना हो तो यहाँ पे जो बसेस है वो सब फ्री में रहेगी। आप किसी भी बस में बैठकर किसी भी पॉइंट पर एंट्री कर सकते हो। और क्या है कि बस में जो रहेगा वो सब बिल्कुल फ्री ही रहेगा। आपके पास केवल टिकट होना चाहिए। जहाँ पर भी आपको विजिट करना हो वहाँ पर आपको विजिट करना हो तो विजिट कर सकते हो। और बस क्या है कि सभी पॉइंट पर घूमती रहती है और हर 5-10 मिनट में आपको बस मिलती रहती है। ठीक है। और यहाँ पे मेन कितने पॉइंट्स है देखने के लिए? यहाँ पे वैसे तो टोटल 27 पॉइंट आए हुए हैं और मेन अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जंगल सफारी। वो क्या है कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जंगल सफारी। दूसरा कि चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जो CNP है वो भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंजॉय। ये नर्मदा नदी है। पहली झलक दिखनी शुरू हो जाती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है उसकी पहली झलक देखिए। तो आगे से भी थोड़ा झलक पाइए। और ये जो पिंक कलर की जो बिल्डिंग है वो पूरा म्यूजियम है नीचे, और आप मूर्ति के ऊपर तक जा सकते हैं अगर आपके पास उस तरह की टिकट है तो। अगर आप फ्री बस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप गोल्फ कार्ट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ₹5000 चार्जेस हैं और सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक फिक्स रूट्स पर आपके साथ रहेगी और 7 पैसेंजर्स तक उसमें बैठ सकते हैं। तो बड़ी फैमिली के लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। और आप पिंक ई रिक्शा में भी बैठकर एकता नगर घूम सकते हैं, जिसके चार्जेस फिक्स रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन। तो ये स्टॉप है यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो भी लोग आते हैं तो यहाँ पे उतरना होता है, ये वाले स्टॉप पे। तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बस स्टैंड है, आप यहाँ उतर सकते हैं और यहीं से आपको वापस बस मिल जाएगी अगले स्टॉप तक जाने के लिए या वापस जाने के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करवाएं www.soutickets.in पर, जिससे SOU के दूसरे अट्रैक्शंस देखने के टाइमिंग स्लॉट सिलेक्ट करने का
और एडवांस बुकिंग का ऑप्शन प्राप्त होता है। और विशेष में आपको किसी टिकट्स की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ऑफलाइन आप एकता नगर आकर भी टिकट्स बुक करवा सकते हैं, श्रेष्ठ भारत भवन से, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क से और अन्य स्थलों से जहां टिकट काउंटर्स अवेलेबल हैं। मगर इन ऑफलाइन टिकट काउंटर से आप सिर्फ करंट डे की ही टिकट्स बुक करवा पाएंगे, और वो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट से। कैश कहीं पे भी अलाउड नहीं रहता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सिंपल टिकट, जिससे आपको सिर्फ एसओयू का एक्सेस मिलता है, जिसके चार्जेस 3 to 15 ईयर्स के लिए ₹90 एंड अबव 15 ईयर्स के लिए ₹150 रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इस टिकट में एसओयू की एंट्री के साथ आपको व्यूइंग गैलरी तक जाने का लाभ मिलता है। सरदार साहब की प्रतिमा के सेकंड और थर्ड बटन के बीच एक गैलरी बनाई गई है, जो कि 135 मीटर्स पर है और वहां लिफ्ट से जाया जाता है, उसे व्यूइंग गैलरी कहते हैं। और चार्जेस की बात करें तो 3 to 15 ईयर्स के लिए है ₹230 एंड अबाउ 15 ईयर्स के लिए ₹380। थर्ड ऑप्शन, जिसे एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं, इस ऑप्शन में स्किप द लाइन और बाईपास द लाइन अवेलेबल रहता है, जो आपको एक्सप्रेस एंट्री दिलवाता है एसओयू में एंट्री के समय और व्यूइंग गैलरी में लिफ्ट से जाने और आने के समय। चार्जेस की बात करें तो अबाउ 3 ईयर्स के लिए समान चार्जेस हैं और वो हैं ₹1030। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने जैसे बताया 3 ऑप्शंस के बारे में, तो उनमें से आप किसी भी ऑप्शन की टिकट बुक करवाते हैं तो आपको बुकिंग के समय 2 ऑप्शंस और मिलते हैं। एक प्रोजेक्शन मैपिंग एसओयू कैंपस और दूसरा प्रोजेक्शन मैपिंग हेलीपैड ग्राउंड। तो आप इन 2 जगह में से सिलेक्टेड प्लेस पर बैठ के प्रोजेक्शन मैपिंग देख सकते हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग देखने के लिए एंट्री शाम 6 बजे से शुरू हो जाती है और प्रोजेक्शन मैपिंग शो शुरू होता है शाम 7 बजे, जिसका ड्यूरेशन करीबन आधे घंटे का रहता है। मेरा एक डिटेल्ड वीडियो प्रोजेक्शन मैपिंग पर आप अलग से देख पाएंगे। आप कोई बैकपैक, बड़े बैग्स, फूड आइटम और ड्रिंक्स एसओयू प्रीमाइसेस में नहीं लेके जा सकते। अगर आप बैकपैक वगैरह लाए हैं तो एंट्री से जस्ट पहले आप क्लॉक रूम में फ्री ऑफ चार्ज रख सकते हैं। अगर किसी को व्हीलचेयर की जरूरत है तो वो मेन गेट से ही मिल जाएगी, और वृद्ध एवं गर्भवती महिलाओं के लिए अंदर गोल्फ कार्ट की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। एसओयू में जाने के लिए ये है मेन एंट्री, और यहाँ पे आपको टिकट्स आपकी दिखानी होंगी। एंट्री ले ली है, इस जगह पे आपकी चेकिंग होगी, और ये आपकी एंट्री का पूरे ग्रुप्स के लिए अलग एंट्री है, नॉर्मल एंट्री अलग है और एक्सप्रेस एंट्री अलग है। और हमने एक्सप्रेस एंट्री ₹1030 दे के ली है, तो उसके अंदर हम जा रहे हैं। आपकी टिकट्स एक बार फिर से चेक की जाती हैं और हम एक्सप्रेस लाइन में से जा रहे हैं। गेट नंबर 8 से जैसे ही एंटर होते हैं आपको ये ग्रीन वॉल दिखेगी, जिसे फीकस बोनसाई प्लांट्स एवं वॉल फाउंटेन से सुशोभित किया गया है। बिल्कुल पास है एक और वॉल जिस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा है, और इस वॉल पर हर टूरिस्ट अपनी मीठी यादों को संजोते हुए यहाँ पिक्चर जरूर खिंचवाता है। इस आइकॉनिक वॉल के सामने ही है वेल क्यूरेटेड गार्डन। अगर आप अपनी तस्वीर में सरदार पटेल साहब की प्रतिमा बैकड्रॉप में चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस है मेमोरेबल पिक्चर के लिए। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से होता है। यह नदी मैकल पर्वत श्रृंखला से निकलकर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर। लगभग 1312 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी करते हुए ये नदी गुजरात के भरूच के पास खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी न केवल जल का स्तोत्र है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी के विकास का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, जिसके परिणाम स्वरूप सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ। भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 से अधिक रजवाड़ों को जोड़कर मिलाकर अखंड भारत बनाने का
अद्वितीय कार्य किया। इस महान शख्सियत की पुण्य स्मृति में मां नर्मदा के तट पर यह स्मृति स्थल, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या SOU के नाम से जानते हैं, बनाया गया। और नर्मदा नदी का तट इसलिए चुना गया क्योंकि सरदार सरोवर बांध का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था। वे नर्मदा नदी के जल से देश के किसानों और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। यह बांध उनकी दूरदर्शिता और राष्ट्र निर्माण की सोच का प्रतीक है। आज सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोनों ही सरदार पटेल के सपनों और योगदान को जीवंत रूप से दर्शाते हैं। मां नर्मदा के विशाल तट पर साधु बेट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अभूतपूर्व और अनोखा आविष्कार है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना साधु आइलैंड पर की गई है। मुझे गाइड साहब ने बताया कि साधु आइलैंड का क्षेत्रफल करीबन 22,000 स्क्वायर मीटर्स का है, जिसका फाउंडेशन ही 58 मीटर्स का है और आइलैंड की हाइट 73 मीटर्स की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट ग्राउंड लेवल से 182 मीटर्स की है और इसीलिए ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई रिवर बेड से मापी जाए तो वो है 240 मीटर्स और अगर पांव से सर तक की हाइट की बात करें तो वो है 157 मीटर्स। और साधु आइलैंड तक पहुंचने के लिए बहुत ही आकर्षक और सुहाना ब्रिज बनाया गया है, जिसकी लंबाई करीबन 240 मीटर्स की है। पैदल चलने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु ब्रिज के लेफ्ट पर 2 और राइट साइड पर 2 ट्रैवलेटर्स भी लगाए गए हैं। मेरे साथ हैं संतोष पानसाई जी, जो कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गाइड हैं, तो वो हमें कुछ विवरण देना चाहते हैं। तो प्लीज बताइए संतोष जी। हम लोग अभी जा रहे हैं साधु आइलैंड में। तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, मनोरम्य दृश्य और शिल्प की भव्यता जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखोगे तो आप अचंभित रह जाओगे और संतुष्टि पाओगे और अंत में खुशियों की लहर, अवर्णनीय आनंद और अच्छे संस्मरणों के साथ आप यहाँ से विदाई लोगे। तो रचना की गई है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट म्यूजियम, सेकंड पार्ट विविंग गैलरी और थर्ड पार्ट चरण स्पर्श। कैंपस में अंदर आए हुए हर टूरिस्ट के लिए म्यूजियम में एंट्री बिल्कुल फ्री है। में आप ये लोहे की कलाकृति से रूबरू होंगे, जिसे बनाया गया है लोहा अभियान में एकत्रित हुए धातुओं से। तो लोहा अभियान भारत सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए चलाया गया एक जन आंदोलन था। क्योंकि सरदार साहब खुद एक किसान थे, तो इस अभियान के तहत देश भर के किसानों से पुराने कृषि औजारों का लोहा एकत्र किया गया। इसका उद्देश्य केवल लोहा जुटाना नहीं, बल्कि किसानों और आम जनता को इस राष्ट्रीय स्मारक से भावात्मक रूप से जोड़ना था। इस अभियान में करीबन 1,69,078 गांवों से 134 मैट्रिक टन लोहा एकत्रित किया गया। इस एकत्रित किए गए लोहे में से अप्रॉक्सीमेटली 109 मैट्रिक टन लोहे का उपयोग प्रतिमा के निर्माण में किया गया, जिससे ये प्रतिमा राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारी का प्रतीक बनी। लोहा अभियान की घोषणा के बाद जो पहला औजार प्राप्त हुआ वो एक हथौड़ी का सिर्फ अगला हिस्सा था, जो कि झारखंड से आया था और इस किसान ने अपना नाम घोषित नहीं किया था। इस गुमनाम किसान की पहल को आज भी म्यूजियम में संजो के रखा गया है। ये जो कंपैरिजन जैसे बोलते हैं, और जैसे ये साधु आइलैंड, साधु टेकरी के नाम से ये जगह जानी जाती है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये साधु आइलैंड है। इसको लेवलिंग किया अप्रोक्सीमेटली 4,647 स्क्वायर मीटर पे लेवलिंग करके इसके काम की शुरुआत की गई। इसके बाद पूरा फाउंडेशन बना है, ठीक है, 58 मीटर का फाउंडेशन बना है। उसके बाद ये आरसीसी स्ट्रक्चर का निर्माण किया और उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील और रीइंफोर्समेंट स्टील का इस्तेमाल करके इस प्रतिमा बनाई। इसके साथ करीबन 6,500 प्लेट्स अटैच करके पूर्ण प्रतिमा बनाई। यहाँ पे सरदार साहब की प्रतिमा का जो पिक्चर बताया, ये कंपैरिजन है। जो वर्ल्ड में जितने अलग अलग स्टैच्यू है उसकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे रखी गई है। सबसे श्रेष्ठ जो प्रतिमा है सरदार साहब की, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी अलग अलग स्टैच्यू है उसका जो बेस है वो काफी बड़ा है। जब ये प्रतिमा के अंदर पूरा जो वेट है वो पैरों पे आता है। इसके अलावा इस
सारी जो प्रतिमाएं जैसे स्प्रिंग टेम्पल, बुद्धा, चाइना, इसके अंदर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है। यहाँ पे सरदार साहब के चेस्ट लेवल तक हम लोग जा सकते, ये लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध की गई है। इसके अलावा ये सारी जो प्रतिमा है ये काल्पनिक है, किसी ने देखा नहीं है। जब ये सरदार साहब को लोगों ने देखा हुआ है, वो जिस तरह से उनका जो पहरवेश है वो पहनते थे, धोती कोट, तो डिक्टो वैसी प्रतिमा बनाई, तो हम कह सकते हैं कि देश में वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट है और सभी एंगल से दी बेस्ट प्रतिमा है। तो जो पहले वाला फोटोग्राफ है वो साधु आइलैंड का है। तो उस टाइम, हाँ, उस टाइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पूछा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस तरह दिखेगा दोनों पर्वतमाला के बीच में। तो L&T पीपल है शोन दिस टाइप ऑफ बलून 182 मीटर का, इस तरह से ये प्रतिमा दिखेगी। इसके अलावा 31 ये जो बलून दिख रहा है उस तरह से उनको प्रतीत करके दिया गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना ऊंचा दिखेगा और ऐसा दिखेगा। एग्जैक्टली ठीक है। फिर 31 अक्टूबर 2013 को भूमि पूजन हुआ, उस टाइप का फोटोग्राफ है। ओके। और इसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। उस टाइम L&T इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सारे अधिकारीगण, कैबिनेट मिनिस्टर, सरदार सरोवर नर्मदा निगम के सारे ऑफिसर्स लोग यहाँ पे मौजूद थे। और विशेष करके इस प्रतिमा की जो डिजाइन बनाई है उनका नाम है श्री राम वंजी सुधार। उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया है और अभी जस्ट कुछ डेज पहले ही गॉट एक्सपायर्ड। और उन्होंने ये पूरा प्रतिमा की डिजाइन की है। उनके पास में जो खड़े हैं वो अनिल वंजी सुधार है, वो उनके सन है। ये जो आप फेस देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये 14 फीट का है और जो मेन प्रतिमा में जो फेस है वो फेस है 70 फीट का। तो उसका स्क्वीज डाउन करके उन्होंने 14 फीट तक लाके दिया है ताकि लोग ऊपर तक दर्शन करने नहीं जा सकते सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तो यहां से उनके दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर का शानदार म्यूजियम भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, संघर्ष और योगदान की प्रेरक कहानी को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। म्यूजियम में आधुनिक टेक्नोलॉजी, इंटरैक्टिव डिस्प्ले, तस्वीरें और ऑडियो विजुअल शो के माध्यम से सरदार पटेल के नेतृत्व, देश की एकता में उनकी भूमिका और उनके दूरदर्शी विचारों को दिखाया गया है। इस म्यूजियम की प्रदर्शनी सिर्फ देखने की नहीं बल्कि भारत के इतिहास को महसूस करने और समझने का एक अनोखा अनुभव देती है। विविंग गैलरी की तरफ जाए, चेस्ट लेवल सरदार साहब के हृदय तक वो कितनी ऊंचाई पे है? 135 मीटर पे विविंग गैलरी बनाया गया है। सेकंड एंड थर्ड बटन ऑफ द जैकेट। हम लोग लिफ्ट से वहां पे पहुंचेंगे। करीबन 38 सेकंड में वी विल रीच एट द विविंग गैलरी। द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज पर सेकंड 4 मीटर। 26 पीपल कैन एकोमोडेट इन द लिफ्ट। तो हम व्यूइंग गैलरी एरिया में पहुंच गए हैं। ये जो दिख रहा है बड़ा गोल सा, वो है सरदार साहब की जैकेट का सेकंड बटन और आंशिक तौर से नीचे दिखने वाला ये है थर्ड बटन। हम लोग सेकंड और थर्ड बटन के बीच में खड़े हैं। इसके ऊपर 15 फ्लोर्स और 47 मीटर्स है जहां पर सिर्फ L&T के इंजीनियर्स मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। सरदार साहब के हृदय यानी कि सेकंड और थर्ड बटन के बीच से 135 मीटर पर या 450 फीट और 45th फ्लोर से एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। इस व्लॉग के पीछे बहुत सारी प्लानिंग, मेहनत और पैशन छुपा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मेरे सफ़र को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। 1946 में सरदार साहब का एक सपना था कि एक डैम बनना चाहिए नर्मदा नदी पर, मगर दुर्भाग्य से 15 दिसंबर 1950 को सरदार साहब का स्वर्गवास हो गया और उनका सपना उनके जीवन काल में पूर्ण न हो पाया। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने
सरदार सरोवर डैम की नींव रखी। बांध का निर्माण 17 सितंबर 2017 को आधिकारिक रूप से पूरा हुआ और इसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित किया। तो ये दृश्य हम सरदार साहब के हृदय से उनके सपने को साकार रूप में देख रहे हैं। तो सरदार सरोवर रिजर्वायर का बाहरी दृश्य आपके सामने है। जब आप एसओयू टूर करके बाहर आते हैं तो एसओयू कैंपस में ही काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है जिसमें काफ़ी रेप्यूटेड चेन रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप अपनी पेट पूजा यहाँ कर सकते हैं। और फूड कोर्ट के बिल्कुल सामने है एसओयू कैंपस प्रोजेक्शन मैपिंग देखने का सिटिंग अरेंजमेंट। प्रोजेक्शन मैपिंग आप कैसे और कहां देख सकते हैं उसका ब्यौरा मैंने व्लॉग के शुरुआती भाग में दे दिया है। ये पूरी व्यूइंग गैलरी में 200 लोग आ सकते हैं और ये जो पूरा अंदर से किस तरह से बनाई गई है, एंगल्स के साथ इसको किस तरह से जोड़ा गया है, ये पूरा उसका नज़ारा देखिए कि इंजीनियरिंग का ये एक मार्वल गिना जा सकता है। और हर तरह की सुविधा इवन व्यूइंग गैलरी में भी उपलब्ध है। जन सुविधा टॉयलेट्स अवेलेबल हैं। गैलरी है फ्रंट वाली जो हम अभी देख के आए हैं और ये एक है ये बैक वाली गैलरी, तो वो भी हम देखने जा रहे हैं। और पूरी नर्मदा नदी दिख रही है यहाँ से। मनोज जी, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के चरण स्पर्श तक पहुंच गए हैं और आप मुझे कह रहे थे कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, बताइए। करीबन 180 किलोमीटर से साइक्लोन आता है जी। तो प्रतिमा को कुछ नहीं होगा। 6.5 रिचर्स पे अर्थक्वेक आता है तो भी प्रतिमा को कुछ नहीं होगा। सरदार का जो फेस है वो इस तरफ रखा गया है क्योंकि उनका ही ड्रीम था। ओके, टुवर्ड्स द सरदार सरोवर डैम। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो इस प्रतिमा में करीबन 6500 प्लेट्स लगाई गई है। ओके। इस प्लेट्स के अंदर 85% कॉपर, 5% जिन, 5% टिन एंड 5% लेड का इस्तेमाल का है। ओके। तो इसको जंक नहीं लगेगा। इट विल टर्न इनटू ग्रीनिश कलर लाइक ए लिबर्टी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने साल में? काफी साल 50 इयर्स के बाद। अभी कई पोर्शन देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रीनिश होने का शुरू हो गया, तो इसको जंक नहीं लगेगा, मगर ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन हो जाएगा लाइक ए लिबर्टी। मनोज जी, मुझे थोड़ा सरदार सरोवर डैम के बारे में भी कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ, अभी जो सामने आप जो देख रहे हैं वो सरदार सरोवर डैम के नाम से जाना जाता है, जो नर्मदा नदी के ऊपर इसकी बांध की रचना की गई है। और 17 सितंबर 2017 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को समर्पित किया है। टोटल इस डैम के अंदर 30 गेट्स लगाए हैं। 23 आर रेगुलर गेट, अदर गेट्स आर इमरजेंसी। मतलब जो इस तरफ के जो 6 गेट हैं वो इमरजेंसी है। ओके। तो उसकी जो 23 गेट की जो हाइट है करीबन 60 बाय 55 फीट की है। ओके। और जो इमरजेंसी गेट है वो 60 बाय 60 फीट के। उसका जो वेट है करीबन 400 टन एक गेट का वजन है। तो इसको बंद करने में ओपन करने में करीबन आधा घंटा लगता है, एक गेट को ओपन करने में। इसकी बॉटम से जो हाइट आप देखे जाए तो करीबन 163 मीटर, ठीक है। और जब वाटर लेवल 138.63 मीटर तक पहुंचता है तो हम लोग एक गेट ओपन करते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये 1210 मीटर है, ठीक है। लेकिन आप जब सबसे ज्यादा आगे जो फॉरेस्ट का पोर्शन है वहां तक आप पहुंचोगे तो उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो करीबन 16 किलोमीटर है। इसके अंदर ये 30वां डैम है, सरदार सरोवर डैम। इसके पहले एमपी गवर्नमेंट ने 29 डैम बनाए, फिर भी इस डैम में काफी पानी भरा जाता है। और अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि 29 डैम होने के बावजूद एमपी में हाँ, ये डैम भर जाता है। ओके। तो यहाँ पे एक रिवर बेड पावर हाउस बनाया है और दूसरा कैनल हेड पावर हाउस। तो करीबन 1450 किलोवाट बिजली यहाँ पे उत्पन्न होती है। अगर आप ऐसे डिटेल व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ट्रैवल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको ये व्लॉग कितना पसंद आया। और हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो